तुर्की के इस्तांबुल में होने वाली इस अहम बैठक में सऊदी अरब और मिस्र समेत कई क्षेत्रीय देश शामिल होंगे। एक तरफ ट्रंप की जंग की धमकियां हैं तो दूसरी तरफ खामनेई की खुली चेतावनियां। अब ऐसे माहौल में ये वार्ता तय करेगी कि टकराव होगा या फिर कूटनीति से तनाव को थामा जाएगा। परमाणु समझौते को लेकर के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान सीधे बातचीत के टेबल पर आमने सामने बैठने जा रहे हैं। ये बातचीत तुर्की के इस्तांबुल में, और खास बात ये कि इस बैठक में सिर्फ दो देश नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की नजरें टिकी है। हालात लगभग युद्ध जैसे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग की धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई खुले शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरा इलाका युद्ध की आग में झुलस जाएगा। इसी तनाव के बीच शुक्रवार 6 फरवरी को अमेरिका और ईरान राउंड टेबल मीटिंग के लिए तैयार हो गए। इसकी पुष्टि दोनों देशों की तरफ से कर दी गई है। बैठक इस्तांबुल में होगी, जहां सऊदी अरब, मिस्र, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे क्षेत्रीय देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। यानी ये सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की भविष्य की दिशा तय करने वाली बैठक होगी। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा विवाद है परमाणु समझौता। वही परमाणु समझौता जिसे अमेरिका ने पहले तोड़ा, फिर प्रतिबंध लगाए और अब दोबारा शर्तों के साथ मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। इस बैठक में अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप के खास प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ शामिल होंगे, जबकि ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची बातचीत की कमान संभालेंगे। शुरुआती बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि बातचीत का ढांचा क्या होगा, किन मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी और क्या दोनों देश वास्तव में किसी समझौते की ओर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने ईरान के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। पहली, ईरान को परमाणु संवर्धन पूरी तरह से रोक लगानी होगी। दूसरी, अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सीमित करना होगा। और तीसरी, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों यानी हिजबुल्ला, हूती जैसे संगठनों को समर्थन देना बंद करना होगा।
ईरान इन शर्तों को शुरू से खारिज करता आया है। ईरान का साफ कहना है कि परमाणु समझौते के नाम पर उसकी सुरक्षा से समझौता किसी भी सूरत में नहीं होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कई बार दो टूक कह चुके हैं कि धमकियों के माहौल में कोई बातचीत संभव नहीं है। ईरान की शर्त भी साफ है, अगर बातचीत करनी है तो अमेरिका को सैन्य कार्रवाई न करने का भरोसा देना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सख्त बयान दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है, यानी दबाव भी और बातचीत भी दोनों साथ साथ। इस बयानबाजी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने कोई भी सैन्य कदम उठाया तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा और एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। इस तनाव के पीछे एक और बड़ी वजह है ईरान के अंदरूनी हालात। ईरान हाल ही में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन देखे गए। दावा किया जा रहा है कि अली खामनेई शासन की सख्ती और दमन में 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हालांकि ईरानी सरकार इन आंकड़ों को स्वीकार नहीं करती। इन प्रदर्शनों के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए हैं। अब सवाल ये, ईरान आखिर चाहता क्या है? दरअसल परमाणु संवर्धन को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने दशकों से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान खुलकर तेल नहीं बेच पा रहा, हथियारों की खरीद फरोख्त पर रोक है। नतीजा, ईरान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। उसकी करेंसी तेजी से कमजोर हो चुकी है। अगर परमाणु समझौता होता है तो ईरान की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि अमेरिका सभी प्रतिबंध हटा ले। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता साफ कह चुके हैं कि देश बातचीत के हर पहलू पर विचार कर रहा है और ईरान के लिए समय बेहद कीमती है, क्योंकि ईरान मानता है कि मौजूदा प्रतिबंध गलत और अनुचित है और इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। इधर बैठक में शामिल होने वाले अन्य देशों की भूमिका भी अहम है। तुर्की इस बैठक का मेजबान है। कतर, सऊदी अरब, यूएई और मिस्र भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों का दौर भी चल सकता है। इससे पहले ट्रंप के करीबी सहयोगी स्टीव विटकॉफ इजराइल का दौरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली सेना प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इजराइल भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के बेहद चिंतित और किसी भी समझौते पर उसकी नजर बनी हुई है। अब बड़ा सवाल यही कि क्या इस्तांबुल की ये बैठक तनाव कम कर पाएगी या ये सिर्फ एक औपचारिक बातचीत बनकर रह जाएगी? क्या ट्रंप और खामनेई धमकियों से पीछे हटेंगे या मिडिल ईस्ट एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? फिलहाल दुनिया की नजरें इस्तांबुल पर टिकी हैं, जहां तय होगा जंग या समझौता, टकराव या कूटनीति, क्योंकि इस बातचीत का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं अबू धाबी में शांति की कोशिशों के बीच रूस ने यूक्रेन पर ऐसा धावा बोला कि पूरा देश दहल उठा है। ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। राजधानी कीव समेत कई शहर निशाने पर रहे और एनर्जी सेक्टर पर सीधे सीधे वार हुआ। पावर प्लांट बंद हो गए, यूक्रेन अंधेरे में डूब गया। भीषण ठंड के बीच में बिजली और हीटिंग ठप हो गई और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आती हैं। शांति की बात मेज पर है, लेकिन जमीन पर आज भी बारूद बरस रहा है और यूक्रेन में जंग अभी भी जारी है।
रूस की मिसाइलों ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाया। यूक्रेन की जमीन आज फिर धमाकों से कांप उठी। आसमान में मौत बनकर मंडराते रूसी ड्रोन और नीचे डर के साए में सिमटी आम जिंदगी। जंग खत्म होने की बातें जरूर होती हैं, लेकिन वो सिर्फ कूटनीति की मेज तक सीमित हैं। जमीन पर आज भी गोला बारूद बरस रहा है और हर धमाकों के साथ उजड़ रही है उम्मीदें। यूक्रेन के शहर कीव से खार्किव तक एक बार फिर निशाने पर है। बिजली घर, पानी की सप्लाई, अस्पताल यानी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें, सब पर सीधे वार। रात अब सिर्फ अंधेरी नहीं बल्कि डर से भरी हुई है। दिन उजाले के नहीं, धुएं और मलबे के रंग में डूबे हुए हैं। बच्चों की नींदें सायरन से टूटती हैं। माँ बाप की आंखों में बस एक सवाल, अगला हमला कब? रूस की बमबारी जहां जाती है वहां सिर्फ खौफ, खंडहर और खामोशी छोड़ जाती है। मुस्कुराते चेहरे अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। दुनिया शांति की अपील कर रही है, लेकिन धमाकों की आवाज हर अपील को दबा देती है। यूक्रेन आज भी खड़ा है, लेकिन हर दिन थोड़ा और टूट रहा है। और सवाल यही है कि जंग सिर्फ बयानबाजी में खत्म होगी या जमीन पर भी कभी सुकून लौटेगा। लेकिन फिलहाल यूक्रेन में जंग जारी है। रूस और यूक्रेन की जंग ने एक बार फिर खौफनाक मोड़ ले लिया है। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। लंबी दूरी के ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और सीधा निशाना यूक्रेन का एनर्जी सिस्टम। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 450 ड्रोन और 70 मिसाइलें दागी। यह हमला यूक्रेन की जीवन रेखा, उसके बिजली नेटवर्क को तबाह करने के इरादे से किया गया। राजधानी कीव, खार्किव, ओडेसा के कई शहर अंधेरे में डूब गए। पावर प्लांट बंद हो गए, सबस्टेशन तबाह हो गए, ट्रांसफार्मर और टरबाइन राख में बदल गए। और ये सब उस वक्त जब यूक्रेन भीषण ठंड की गिरफ्त में है। कीव में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अगले दिन भी -16 डिग्री की ठिठुरन बनी रही। सोचिए, जब बाहर जमा देने वाली ठंड हो और घर में न बिजली हो न हीटिंग, तो हालात कैसे होंगे? कीव के मेयर विताली क्लिट्स्को के मुताबिक सुबह तक राजधानी के 1110 अपार्टमेंट इमारतों में हीटिंग सिस्टम बंद हो चुका था। हजारों परिवार ठंडे कमरों में कैद हो गए। हमले के बाद कीव के रिहायशी इलाकों में आग लग गई। एक किंडरगार्टन क्षतिग्रस्त हो गया, एक गैस स्टेशन तबाह हो गया, कम से कम 5 लोग घायल हुए। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी बिजली कंपनी ने बताया कि अक्टूबर के बाद यह उसके थर्मल पावर प्लांट पर 9वां सबसे बड़ा हमला था। कंपनी का कहना है कि इस साल यह बिजली व्यवस्था पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ आरोप लगाया कि रूस जानबूझकर ठंड के मौसम में यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम को निशाना बना रहा है, ताकि लोगों को रोशनी, हीटिंग और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं न मिल सकें। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को ठंड से तोड़ने की रणनीति है। इस बीच इस हमले को लेकर अमेरिका से आया है एक चौंकाने वाला बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये रूसी हमला सीज फायर खत्म होने के बाद हुआ है, इसलिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।
कि क्या अमेरिका का रुख बदल रहा है? क्या यूक्रेन पर दबाव बढ़ेगा? खास बात यह है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ जब रूस और यूक्रेन अमेरिका की मध्यस्थता में संभावित बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं। दोनों देश संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में वार्ता में शामिल होने वाले हैं। ये बातचीत बुधवार और गुरुवार को प्रस्तावित है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बातचीत से पहले रूस का ये हमला दबाव बनाने की कोशिश है? रूस ने इस हमले में बिजली संयंत्रों के साथ साथ सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, टरबाइन और जनरेटर को निशाना बनाया, यानी यूक्रेन में बिजली नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने की पूरी कोशिश। हमले में कीव स्थित द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े राष्ट्रीय संग्रहालय के हॉल ऑफ फेम को भी नुकसान पहुंचाया गया। इतिहास भी इस जंग में महफूज नहीं रह पाया। रूस की बमबारी सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ रही है, बल्कि यूक्रेन की रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर रही है। इस बीच नेटो की ओर से यूक्रेन को समर्थन का भरोसा मिला है। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने यूक्रेन की संसद में कहा कि नेटो देश यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। रूटे के मुताबिक पिछले साल से अब तक नेटो देशों ने यूक्रेन को 75% मिसाइलें और 90% एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए हैं। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की अपील की है, क्योंकि यूक्रेन जानता है अगर आसमान सुरक्षित नहीं तो जमीन पर जिंदगी मुमकिन नहीं। फरवरी 2022 से शुरू हुई जंग को 4 साल पूरे होने को हैं, लेकिन न अंत नजर आता है न राहत। एक तरफ कूटनीति की बातें, दूसरी तरफ मिसाइलों की मार। सवाल वही कि क्या अबू धाबी की वार्ता जंग को थाम पाएगी या यूक्रेन की सर्द रातें और भी लंबी होंगी, क्योंकि फिलहाल यूक्रेन में जंग भी जारी है, ठंड भी और संघर्ष भी चरम पर है।